वेलकम टू सी शार्प सेशन। इस सेशन पे हम स्विच केसेस को समझेंगे कि हम सी शार्प के अंदर स्विच केस को किस तरह से यूज़ करते हैं। ऑल दो स्विच केसेस हम ऑलरेडी सी लैंग्वेज अगर आपने पढ़ी है उसमें भी हम कवर कर चुके हैं। इसके अलावा दूसरी लैंग्वेजेस जैसे C++ में भी स्विच केसेस का कॉन्सेप्ट मौजूद है। अच्छा, सी के अंदर या सी शार्प के अंदर जो स्विच केसेस है ये इसको फॉर्मुलेट किया जाता है, यानी इसको कंपेयर किया जाता है इफ़ स्टेटमेंट से, जो कि हम प्रीवियस सेशन में पढ़ चुके हैं कि इफ़ स्टेटमेंट के अंदर जो कंडीशनल बेस हम डिसीजन ले रहे होते हैं बिल्कुल उसी तरह से आप स्विच केसेस के अंदर भी डिसीजन लेते हैं। तो अक्सर इंटरव्यू में भी ये पूछा जाता है कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस क्या है। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि स्विच केस के अंदर जो केसेस हैं वो फास्टली वर्क करते हैं एज़ कम्पेयर टू इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट का जो डिसीजन मेकिंग है वो थोड़ा सा स्लो है एज़ कम्पेयर टू स्विच, क्योंकि स्विच के अंदर आप केसेस डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, कंडीशन नहीं करते हैं। इसी तरह स्विच केस के अंदर आप जब स्विच केस बना रहे होते हैं तो एक वक्त में एक ही कंडीशन आप वहाँ पर लिख सकते हैं, एक से ज़्यादा कंडीशन नहीं लिख सकते। जैसे स्विच केस जब हम बनाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि एक वक्त में हम एक ही कंडीशन लिख सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं लिख सकते। ये बेसिक डिफरेंस है। ऑल्दो जितने भी हम सेशन कवर कर रहे हैं फ्रॉम स्टार्टिंग, इसकी तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। फ़ाद हुसैन आप सर्च करेंगे या फ़ाद हुसैन फ्री कंप्यूटर एजुकेशन, ये यूट्यूब चैनल है और यहाँ पर आने के बाद आप प्लेलिस्ट पे आएंगे तो ये तमाम वीडियोस हमारी यहाँ पे मौजूद हैं। और इससे रिलेटेड जितने भी हम कोड कर रहे हैं वो फ़ाद हुसैन CS blogspot.com पर ये सी शार्प ट्यूटोरियल यहाँ पर लिंक है। अब जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस ब्लॉग पर आ जाएंगे और यहाँ पे तमाम कोड मौजूद है जिसे आप कॉपी कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं और हम स्विच केस को यहाँ पर समझते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो सबसे पहले आप किसी भी डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। इस वक्त मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए इंटीजर ले रहा हूँ, ऑल्दो आप चाहें तो डबल ले सकते हैं, फ्लोट ले सकते हैं, बाइट ले सकते हैं, शॉर्ट ले सकते हैं। जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं आप उस पर स्विच केस अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने इंटीजर a लिखा और इसकी एक वैल्यू लिख दी 2। अब मुझे इस इंटीजर a की वैल्यू पर स्विच केसेस अप्लाई करना है, लिहाजा इसके लिए मैंने सबसे पहले लिखना है स्विच और इसके स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आप उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिस पे आपने स्विच केस अप्लाई करना है। तो मैंने नाम लिखा और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दूंगा, ये इसकी बॉडी है। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि इंटीजर की वैल्यूज़ जो है वो होल नंबर पे होती है, तो इसी तरह जो इसके केसेस बनेंगे वो भी होल नंबर के बेस पे ही बनेंगे। यानी a की वैल्यू 0 हो सकती है, -1 हो सकती है, +1 हो सकती है, +2 हो सकती है एंड सो ऑन। इस तरह के तमाम केसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक केस पे लिखता हूँ केस 1 कॉलन एंटर console.writeLine और उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट आप केस 1 के बिहाफ पर प्रिंट करवाना चाहते हैं वो आप प्रिंट करवा सकते हैं। विच मीन कि अगर a की वैल्यू 1 होगी तो केस 1 के अंदर जो चीज़ लिखी जा रही है वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी। लिहाजा मैं यहाँ लिखता हूँ द वैल्यू ऑफ a इज अकॉर्डिंग टू केस 1 इज कॉलन और मैं कॉन्केटिनेट करवा देता हूँ यहाँ पर a की वो वैल्यू को जो कि यहाँ पर होगी। उसके बाद केस 1 मैंने कर दिया और उसको मैं इस केस 1 को यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद हम नीचे आते हैं और केस 2 पर वही काम करते हैं, ठीक है। और सिमिलरली केस 3 भी बनाते हैं एज लाइक दिस। तो मैंने केस 2 यहाँ लिखा, केस 3 यहाँ लिखा, ठीक है। और हम हार्ड कोडेड में जो चीज़ें लिख रहे हैं मैं उसको चेंज करता हूँ, इसको 3 कर देता हूँ, ठीक है। तो तमाम केसेस बना लिए आपने। अब प्रॉब्लम ये है कि जब ये स्विच केस एग्जीक्यूट होगा तो आप देख रहे हो कि बॉडी के अंदर तमाम केसेस को ये रीड करेगा, ठीक है ना। ये केस 1 को भी रीड कर जाएगा, 2 को भी रीड कर जाएगा और 3 को भी रीड कर जाएगा। लिहाजा इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए हम हर केस के बाद अपनी कंडीशन को ब्रेक करते हैं, ठीक है ना। ब्रेक से क्या मुराद है या अभी हम इस सेशन पे ही कवर करेंगे इसके बाद वाले कि हम ब्रेक को किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा ब्रेक। ब्रेक का मकसद यहाँ पर यह है कि अगर a की वैल्यू 1 होती है तो ये चीज़ प्रिंट करने के बाद ही हमारा जो स्विच केस है वो ब्रेक हो जाए। ब्रेक से मुराद ये है कि वो यहाँ पर ख़त्म हो जाए और उसके बाद जो मेरा कर्सर रीडर है वो इस जगह पर आ जाए, यानी इस बॉडी से आउट हो जाए, ठीक है। तो इस लॉजिक के बिहाफ पर मैं इसी ब्रेक को कंडीशन 2 पे भी यूज़ करूँगा और इसी तरह कंडीशन 3 पर भी हम ब्रेक को इस्तेमाल करेंगे एज लाइक दिस। तो तीनों कंडीशन पर मैंने बता दिया कि अगर a की वैल्यू 1 होगी तो क्या करना है, 2 है तो क्या करना है और 3 है तो क्या करना है, वो चीज़ यहाँ पर प्रिंट करवा दी। अब जिस तरह से इफ़ फैमिली में यानी इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हम जहाँ पर केस 1 2 3 यानी लास्ट में एल्स को यूज़ करते हैं जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू के लिए होता है, जब कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो तो हम एल्स यूज़ किया करते थे। इसी तरह स्विच के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं। तो डिफ़ॉल्ट के अंदर मैंने यहाँ पर सिर्फ लिख दिया
डिफ़ॉल्ट वैल्यू, दैट्स इट। अब इसके बाद मुझे ब्रेक करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इसके नीचे कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है, ठीक है। लिहाजा सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ए की वैल्यू क्यों इसलिए यहाँ पे एरर शो हो रहा है, क्योंकि प्रीवियस कोड हमारा कमिटेड नहीं है। तो मैं इस कोड को यहाँ पर कमिट करता हूँ, हियर इट इज़। उसके बाद ओके, हमने प्रीवियस कोड को कमिट कर दिया है, और जब हमने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कंडीशन लिखा है तो इसका मतलब अभी हमने ये डिस्कस किया कि जब भी केसेस 1, 2, 3 इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही होती है तो हम डिफ़ॉल्ट कंडीशन पे ब्रेक यानी डाउन होते हैं, और जो भी चीज़ आपने डिफ़ॉल्ट के अंदर लिखी होती है वो चीज़ एग्जीक्यूट हो जाती है। तो जिस तरह हमने तमाम केसेस को ब्रेक किया है, इसी तरह से हम इस कंडीशन को भी क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। और अभी आप अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो ए की वैल्यू 2 है, तो हम ये देख रहे हैं कि इस रिस्पेक्ट से ये वाली लाइन प्रिंट होनी चाहिए, यानी द वैल्यू ऑफ ठीक है। कंट्रोल F5 करते हैं, लेट्स सी, और आप देख रहे हैं कि हमारा वही आउटपुट प्रिंट हो रहा है जो इस कंडीशन के मुताबिक है, और द वैल्यू ऑफ ए इज़ अकॉर्डिंग टू द केस 2 इज़ 2 लिखा आ रहा है, और ए की वैल्यू उसके साथ कॉन्कैटिनेट है, तो ये चीज़ प्रिंट हो गई। तो ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि हम स्विच केस को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और केसेस से क्या मुराद है, और ब्रेक हम यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं। अब ये कंडीशन है कि क्या हम जिस तरह से इफ़ स्टेटमेंट के अंदर जितनी भी कंडीशंस थी उनमें हम नेस्टेड को यूज़ करते थे, तो क्या हम अपने केस के अंदर भी किसी स्विच केस को नेस्टेड कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। यानी एक केस के अंदर मैं एक और स्विच केस बना सकता हूँ या नहीं। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ कैरेक्टर टाइप, और इसके अंदर एक वैल्यू देते हैं हम z, ठीक है। तो एक वेरिएबल है b के नाम से, और इस b की जो भी वैल्यू है, यानी जो भी वैल्यू दी है, इस हिसाब से हम एक कंडीशन लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी फॉल्स कंडीशन के अंदर ये काम करते हैं। तो मैं इस वक्त केस 1 पे हूँ। केस 1 के अंदर आने के बाद मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लिखा स्विच के बिहाफ पर, और अब मैं b को रीड करा रहा हूँ, और ये इसकी बॉडी हो गई, ठीक है। ब्रेक नीचे इसलिए कि अगर मैंने ये काम ब्रेक के बाद किया तो हमें पता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ब्रेक से जैसे ही वो ब्रेक वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो मैं स्विच केस के कहाँ पर आ जाऊँगा, बाहर आ जाऊँगा। तो हमें बाहर आने से पहले ही स्विच को नेस्टेड बनाना है। यही वजह है कि मैंने ब्रेक से पहले सेकंड वाले यानी नेस्टेड स्विच को ओपन किया है। अब मैं यहाँ पर केस बनाने लगा हूँ, क्योंकि अब केस इंटीजर नंबर के बिहाफ पे नहीं है बल्कि कैरेक्टर के बिहाफ पर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक कंडीशन बनाई कैरेक्टर ए के रिस्पेक्ट से, ठीक है, और इसके अंदर हमने कुछ भी लिख दिया, फॉर एग्जांपल हार्ड कोडेड मैं लिख देता हूँ कैरेक्टर ए, और उसके बाद मैंने इसे ब्रेक किया। फिर इसी तरह एक और कंडीशन बनाते हैं हम, जिसका नाम रखते हैं केस बी, ठीक है, और इसके अंदर मैंने लिख दिया कैरेक्टर बी, और साथ ही साथ हमने इसे ब्रेक कर दिया। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामिंग फेनोमेना देखें तो सबसे पहले तो हमारा जो टॉप नेस्टेड है यानी जो पेरेंट स्विच केस है वो एग्जीक्यूट होगी, और एग्जीक्यूट होने के बाद सबसे पहले आप देख रहे हो कि ए की वैल्यू 1 नहीं है, लिहाजा मैं इस बॉडी के अंदर तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। जब मैं इस बॉडी के अंदर नहीं आ सकता तो नेस्टेड बनाने का अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई भी वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि अभी वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2 है। लिहाजा अब मैं क्या करता हूँ, अपनी ए की वैल्यू को यहाँ से चेंज कर देता हूँ और 1 कर देता हूँ। तो जैसे ही केस की वैल्यू 1 हुई तो पहली ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई यानी प्रिंट होगी, और उसके बाद ही आप देख रहे हो कि ब्रेक मौजूद नहीं है, लिहाजा इसको अलाउ है कि इसके नीचे जो कोड मौजूद है आप उसे रीड करें। लिहाजा ये स्विच बी पे आता है। बी पर आने के बाद वो बी की वैल्यू देखता है कि बी की वैल्यू ए है या नहीं, बिल्कुल ए नहीं है तो ये से इग्नोर करेगा। बी की वैल्यू बी बिल्कुल है तो वो ये चीज़ लिखेगा। ये ब्रेक एग्जीक्यूट होगा तो हम इस स्विच से बाहर आएंगे, और जब ये ब्रेक एग्जीक्यूट होगा तो हम इस स्विच से बाहर यहाँ पर आ जाएंगे। लेट्स सी, कंट्रोल F5 करता हूँ, और आप देख रहे हो कि अभी हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन चल रही है, वाई ए की वैल्यू बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, z है, तो मैं इसको कर देता हूँ अब b, कंट्रोल F5 अगेन, और अब आप देख रहे हो कि हमारी दोनों कंडीशन चल रही है। द वैल्यू ऑफ a इज अकॉर्डिंग टू द केस a 1 इज 1। सिमिलरली कैरेक्टर b जो कि केस b में मौजूद है, और उसके बाद हम ब्रेक होते हैं और दोनों ही स्विचेस केस से हम बाहर आ चुके हैं। तो ओवरऑल इस सेशन पर हमने ये देखा कि स्विच केस क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इफ़ और स्विच केस में क्या डिफरेंस है, और हम जिस तरह से इफ़ कंडीशन को या इफ़ स्टेटमेंट को नेस्टेड कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरह स्विच केस को भी कर सकते हैं, और किस तरह से कर सकते हैं वो ओवरऑल हमने यहाँ पे देखा है।